मुंबई से एमबीए पास आउट पूर्वा ने ऑर्गेनिक खेती का ऐसा मॉडल खड़ा कर दिया जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। राजस्थान में भीलवाड़ा की रहने वाली पूर्वा के पास दूसरे बिजनेस या नौकरी के कई ऑप्शन थे, लेकिन पूर्वा ने ऑर्गेनिक खेती को चुना। पूर्वा अपने खेत में प्योर शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रही हैं। पूर्वा की पूरी स्टोरी देखने से पहले ये देख लीजिए कि पूर्वा का खेत कैसा है। तो देखा आपने, पूर्वा ने ये खेती सिर्फ 6 महीने पहले शुरू की है और ये खेती उस जमीन पर शुरू की गई है जहां पहले कभी खेती नहीं हुई, क्योंकि ये पथरीली जमीन है। पूर्वा ने एमबीए करने के बाद ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने का काम क्यों शुरू किया, इसमें कितनी संभावनाएं हैं और दूसरे युवा इनसे कैसे जुड़ सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस फिल्म में खुद पूर्वा देंगी। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। किसान अक्सर अपने बच्चों से कहते हैं कि खेती छोड़िए, नौकरी तलाश कर लीजिए, खेती में कुछ नहीं रखा है। और बच्चे भी शहरों में छोटी मोटी नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं। लेकिन मेरे साथ है पूर्वा, जिन्होंने एमबीए करने के बाद खेती को चुना। ये कोई और भी बिजनेस कर सकती थी, लेकिन इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में नए तरीके से खेती करने को करियर के रूप में अपनाया है। इसमें क्या संभावनाएं हैं और इन्होंने ये क्यों अपनाया, पूरी स्टोरी जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि आपको लगता है कि एमबीए या दूसरी पढ़ाई करने के बाद सिर्फ नौकरी ही करनी चाहिए, परंतु आजकल अच्छी मैनेजमेंट के लिए खेती में भी ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो कुछ अलग तरीके से खेती कर सकें। तो आपको ये पूरी स्टोरी ज़रूर देखनी चाहिए ताकि पता चले कि पूर्वा ने ऑर्गेनिक खेती में क्या नया किया है और क्या इसमें संभावनाएं बनती हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूर्वा जी, आपने एमबीए किया है और एमबीए के बाद आप ऑर्गेनिक खेती में आ गए। अक्सर पढ़ाई करने के बाद बच्चे नौकरी की तलाश में शहरों में जाते हैं, लेकिन आपने बिजनेस को छोड़कर, नौकरी को छोड़कर खेतों में अपना करियर ढूंढा है। क्यों ढूंढा है, क्या मोटिवेशन है, जरा दर्शकों को बताइए और कैसा आप कर रही हैं। जी नमस्ते और थैंक यू कुलदीप जी, पहले तो आप यहाँ आए और हमारा वीडियो बना रहे हैं उसके लिए, और टेक्निकल फार्मिंग को भी बहुत थैंक यू। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आज ही नहीं, हमारा फ्यूचर भी है। और इसमें जितने भी लोग हैं, आज कोई भी प्रोफेशन में जाएं, खाना सबके लिए ज़रूरी है। और जो खाना हम खाते हैं और शुद्ध ना हो तो उसके लिए फिर हमारे शरीर को तकलीफ़ है। हम जिस प्रोफेशन में जाएं, हमारी हेल्थ फर्स्ट आती है। तो मैंने टेक्सटाइल बिज़नेस में भी मैंने काम किया है, मैंने डिज़ाइनिंग में भी काम किया है, और मुझे सब जगह से एक ये वाइब आती है कि हम कोई भी काम करें, बेस्ट करें। मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिख रही है और लोगों तक अच्छा खाना पहुंचाने के लिए मेरी बहुत शुद्ध खाना पहुंचाए, इसकी हमारी बहुत इच्छा रखते हैं। हम खुद भी शुद्ध खाएं और यहाँ के और फार्मर्स को भी प्रमोट करें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, बिना केमिकल की फार्मिंग करें और शुद्ध ही खिलाएं लोगों को, ये हम चाहते हैं। तो क्या आपका कोई फार्मिंग से बैकग्राउंड है? क्योंकि एमबीए किया है और आपने टेक्सटाइल और डिजाइनिंग में भी काम किया, तो खेती से कोई बैकग्राउंड है आपका? मेरे फैमिली में पिछले 100 सालों से, जहाँ तक मुझे पता है, कोई खेती बैकग्राउंड नहीं था। हम हमेशा व्यावसायिक बैकग्राउंड में रहा। मेरे दादाजी, परदादाजी, सब लोग हमेशा बिजनेस में इन्वॉल्व रहे और ये खेती को भी हम बिजनेस के तौर पे ही प्रमोट करना चाहते हैं ताकि इससे हम बेस्ट और अच्छी यील्ड दे सकें। हम शुद्ध, देसी और जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, गाय का गोबर है, गौमूत्र है, हमारे जो पत्तियां आती हैं, जो कितनी पत्तियां एनवायरनमेंट में है जिससे हम नेचुरली तरीके से हम अपने पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, उस तरीके से हम खेती करना चाहते हैं और इसी तरीके से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये खेती का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन आपने शुद्ध चीज़ें लोगों तक पहुंचाने के लिए ये खेती शुरू की। कैसे शुरुआत की? क्योंकि जीरो बैकग्राउंड था, तो वो थोड़ा बताइए ताकि कोई और भी ऑर्गेनिक खेती में आना चाहे तो उसे पता चले कि क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या अपॉर्चुनिटी। तो कैसे शुरुआत की? ये हम अपने खुद के लिए घर में एक छोटा सा लैंड पे सब्ज़ी उगाने का प्रयोग किया। वहाँ से हमें समझ में आया कि ये सब्ज़ी जो आ रही है हमारे खुद के उगाने पे, वो इतनी अच्छी आ रही है और उसके टेस्ट भी अच्छा है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे हैं। और जो सब्ज़ी हम बाज़ार से ला रहे हैं उसका टेस्ट भी ख़त्म होता जा रहा है, उसके अंदर की वैल्यू भी ख़त्म होती जा रही है। तो वहाँ से एक मोटिवेशन था कि कुछ ऐसा करना है। और जब ये कोविड आया उसके बाद दिखा कि यहाँ पे लोग बाग हेल्थ के लिए कितनी अच्छे से उजागर हो चुके हैं और उसकी तरफ प्रमोट हो रहे हैं कि हमें हेल्थ अच्छी सुधारनी है, हेल्दी खाना खाना है। वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी दिमाग में आई कि जो सब्जियाँ हम उगा रहे हैं वो इस तरह की हो जिनमें कोई केमिकल नहीं हो
हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करे, ऐसी सब्जियां हैं। तो उससे एक मोटिवेशन मिला मुझे कि हम इसको आगे बड़े लेवल पे करना चाहिए। तो बड़े लेवल पे करने के लिए आप यहाँ खेतों में आए, तो ये हाँ जी। ज़मीन देखी और उसके बाद शुरुआत की। तो कैसे शुरुआत की इसके लिए, क्योंकि ज़मीन तो खाली थी या ये इसमें खेती होती थी पहले? ये ज़मीन हमने चुनी भी ऐसी जिसमें पिछले 50-100 सालों से कोई खेती नहीं हो रखी थी। तो एक बेनिफिट हमें ये मिला कि जो पहले किसान केमिकल डालते, हम उसको निकालते, हम उसको शुद्ध करते, ज़मीन को टॉक्सिक फ्री करते, तो वो मेहनत हमारी बची। दूसरा, इस ज़मीन में चैलेंजेस काफ़ी थे। इस ज़मीन में पत्थर काफ़ी थे, ज़मीन की जो मिट्टी थी वो, उसमें छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर भी हमें निकले। तो इसमें हमने पहले तो कितनी बार हमने इसको जुताई कराई, फिर हमने जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी हमने इसमें मिट्टी भी ऊपर से डलवाई, और हमने गोबर का यूज़ किया, जो देसी गाय का गोबर होता है वो यूज़ किया, और उससे हमने यहाँ पे मिट्टी का थोड़ा उपजाऊ बनाया। और फिर आप रिज़ल्ट देखें कि जो हमने मेहनत करी है, हमने अगस्त से चालू किया था और आज दिसंबर तक इतना अच्छा प्रोडक्शन हम ले पाए। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप मेहनत करें, अच्छे से करें तो बिल्कुल हर चीज़ पॉसिबल है। मतलब आपने वो ज़मीन सुनी जो लगभग बंजर थी, यानी कि कुछ होता नहीं था, कुछ यहाँ नहीं। कोई खेती नहीं हो रही थी, आपने उसको संवारा। पहले तो मैं देख रहा हूँ कि आपने बाउंड्री भी करवाई है, फेंसिंग करवाई, उसके बाद पे शायद आपने कुछ मिट्टी भी डलवाई, क्योंकि ये पथरीली ज़मीन है मैं देख रहा हूँ। तो उसके बाद फिर आपने इसमें डाला क्या इनपुट के तौर पर, क्या किया, और सिंचाई के लिए क्या किया? हमने सिंचाई के लिए इसमें ड्रिप फार्मिंग का यूज़ किया है, ड्रिप इरिगेशन का, जिसमें बूंद बूंद पानी टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। कोई पानी वेस्टेज हम नहीं करते हैं, हम जितना पानी पौधे को रिक्वायर्ड होता है उतना ही देते हैं। इसको मिट्टी को सुधारने के लिए हमने बाहर से जो अच्छी लाल मिट्टी जो पौधे के लिए सही मानी जाती है सब्जियों के लिए, वो लाके हमने इसको ऊपर टॉप किया है। तो जो पत्थर थे वो नीचे दब गए और जो ऊपर सॉफ्ट मिट्टी रही उसमें हमने खेती ली है। खाद के लिए हमने गोबर का इस्तेमाल किया है और केचुआ खाद लेते हैं हम, और जो नेचुरल हम खाद यहाँ पे फार्म पे अपने बनाते हैं वो यूज़ करते हैं। जीवामृत यूज़ करते हैं, ब्रह्मास्त्र यूज़ करते हैं। तो इस तरह की नेचुरल खाद हम गाय के गोबर से और गौमूत्र से हम तैयार करते हैं। हम बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो कुछ मेटारिज्म हुआ, कुछ ट्राइकोडर्मा हुआ, तो इस तरह के जो बायो फर्टिलाइजर जो हमारे पौधे के लिए ज़रूरत है उस तरह के हम यूज़ करते हैं। तो मतलब आपने सबसे पहले इसमें ज़मीन में थोड़ी मिट्टी डलवाई, उसके बाद ड्रिप इरिगेशन से ड्रिप सिस्टम लगवाया, और फिर इनपुट के तौर पर आपने केचुआ खाद, गोबर की खाद, जीवामृत, घन जीवामृत और नेचुरल बायो फर्टिलाइजर डाले। हाँ जी। उसके बाद आपने बताया था कि खट्टी लस्सी और वो चीज़ें भी स्प्रे करते हैं आप, जैविक पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं। इन सब से आपकी फसल जो है पहली बार में ही ठीक लग रही है। जो मैं देख रहा हूँ कि पीछे आपने अलग अलग तरह की, कितनी तरह की सब्जियाँ लगाई हुई हैं? हमने करीब 25 से 30 वैरायटी की सब्जियां लगाई हैं। अच्छा। इसमें टमाटर की 2 वैरायटी, गाजर की 2 वैरायटी, हमने हर चीज़ को इस तरह से लिया है कि मार्केट में हर कस्टमर के अलग अलग डिमांड्स पूरी हों। और ऐसा नहीं है कि हम एक ही प्रोडक्ट यूज़ करके अपना कस्टमर बेस मंडी से नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कस्टमर को घर घर तक सब्ज़ी पहुंचाएं और उनकी रसोई की जितनी डिमांड है सब्जियों की वो सारी पूरी करें। अच्छा, मतलब आप सीधे यहीं से कस्टमर तक अपनी रीच बनाना चाहते हैं। यहाँ आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलन बढ़ रहा है, लोगों में डिमांड बढ़ रही है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रोडक्शन इतनी नहीं बढ़ रही है, ट्रेडर ज़्यादा आ गए हैं। देखिए, ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिजनेस करना चाहते हैं वो सिर्फ बेचने की तरफ उतारू हैं कि कहीं से मिल जाए और हम ट्रेडिंग करके लोगों तक पहुंचा दें, लेकिन जब तक कि प्रोडक्शन नहीं आएगी तो आप बेचेंगे क्या। तो इन्होंने पूरी चेन सिस्टम डेवलप करने का प्रयास किया है, यानी कि पहले खुद उगाएं और फिर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो एंश्योरिटी रहे। यदि खुद उगाते हैं तो वो एंश्योर हो जाता है। तो पूर्वा ने यही किया कि पहले अपना फार्म डेवलप कर रही है ताकि जो बेचें वो अपने फार्म का उगाया हुआ हो। तो इसमें क्या संभावना है, क्योंकि आपने MBA किया है तो मार्केटिंग भी पढ़ी होगी, तो इसकी कितनी अपॉर्चुनिटी है कि जो आप पैदा ले रहे हैं या लेंगे तो वो बेच पाएंगे? ये स्किल्स जो मैंने मैनेजमेंट में पढ़े हैं वो सारे स्किल्स बिजनेस में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो वही मैनेजमेंट के स्किल्स मैंने यहाँ भी यूज़ किए हैं फार्मिंग में। हमारे प्रोडक्शन जो होता है उसमें पूरा मैनेजमेंट के हिसाब से हमने कब बुआई करनी है, हमने कब पानी देना है, हमने कब इसमें बायो फर्टिलाइजर्स देने हैं, कब इसमें हमें खाद डालनी है, वो सारी चीज़ें हम मैनेज करके चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट करके चलते हैं। और जब हम इसकी हार्वेस्ट करेंगे तो हमारा कस्टमर बेस कैसे करना है, हमें मार्केटिंग कैसे करनी है, हमें अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने तक की जिम्मेदारी और उनका फीडबैक लेने तक की जिम्मेदारी, उनको सही प्रोडक्ट मिले और वो संतुष्ट रहें हमारे प्रोडक्ट से, तो ये सारा प्लानिंग हम करें। हमने ये भी प्लान किया है कि हम ऑनलाइन बुकिंग करें, हम वेबसाइट तैयार करने की प्लानिंग है और उसी के थ्रू ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू हम अपने कस्टमर को कांटेक्ट करेंगे, उन्हें बोलेंगे आप ऑर्डर प्लेस करिए और हम हो सके तो सेम डे और नहीं तो अगले दिन
मतलब विद इन 24 आवर्स डिलीवरी का हम रखेंगे कि हमारे कस्टमर तक उनका ऑर्डर पहुंच जाए। तो अभी तक का क्या रिस्पॉन्स है? ये जो आपने सिस्टम बनाया कि जो पैदावार होगी तो उसको हम बेचने में आसानी होगी, मतलब शहर नज़दीक है, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से भिलवाड़ा 20 किलोमीटर दूरी पे है, तो मात्र आधे घंटे में हम यहाँ से सब्ज़ी भिलवाड़ा तक पहुँचा सकते हैं और वहाँ पे 1 घंटे के अंदर अंदर कस्टमर तक पहुँच सकती है सब्ज़ी। यानी कि आपका ये कोशिश रहेगी कि यहाँ की सब्जियाँ शहर नज़दीक है तो वहाँ डिमांड भी है और उन लोगों तक पहुँचाएँ। आपको बता दें कि पूर्वा ठीक करे, वास्तव में डिमांड तो बहुत है, पर सही चीज़ें हों और लोगों तक पहुँचे तो वो सर्टेनली उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और ठीक रेट देने को भी तैयार है, पर शर्त यही है कि उनको शुद्ध चीज़ें पहुँचें और टाइम पर फ्रेश चीज़ें मिल पाएँ। इनका ये बेनिफिट है कि भीलवाड़ा यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है तो वहाँ ये पहुँचा सकती हैं। अब अगला सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, शुरुआत में क्या करना पड़ता है, वो आप ब्रीफ में बताएं, क्योंकि आपके पास 2 चीज़ें थी, पानी था और ज़मीन थी, बाकी यहाँ कुछ नहीं था, पानी भी ग्राउंड वाटर था नीचे। हाँ जी। तो वो सारी आपने व्यवस्था की, तो क्या क्या किया वो शॉर्ट में बताएं आपको यहाँ मैनेज करने के लिए। यहाँ पे हमने जो ज़मीन चुनी, पहले तो हमने उसकी फेंसिंग कराई। फेंसिंग कराने में लगभग ये 10 एकड़ की ज़मीन है, इसमें लाख से 1.25 लाख रुपए तक का खर्चा होता है। फिर हमने यहाँ पे बोरवेल कराया, जो पानी की शुद्ध पानी की व्यवस्था है। अब छोटे छोटे किसान हैं, वो खेती करते हैं, उनको पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, वो पानी कहीं से भी लाते हैं और वो पानी कैसा पानी है, शुद्ध पानी है, नई पानी है, तो वो उनका हमें क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे हम पानी जो ले रहे हैं वो शुद्ध पानी, बोरवेल का ग्राउंड वाटर पानी ले रहे हैं। और दूसरा, यहाँ की ज़मीन की हमने जो जुताई बोलते हैं, जो ट्रैक्टर का यूसेज है, जो जेसीबी का यूसेज है, तो वो हमने इसको पहले पूरा लैंड को निकाला, क्योंकि इस पे 50 सालों से कोई खेती हो नहीं रही थी, तो ये मिट्टी काफ़ी इसकी सख्त हो गई थी। अब हमने उसको मिट्टी को पहले पूरा पोला करते हैं और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ड्रिप लाइन बिछाई है वाटर इरिगेशन के लिए। ड्रिप इज़ द बेस्ट, क्योंकि ड्रिप में पानी की बहुत बचत होती है, कोई वेस्टेज नहीं है। और आप देख सकते हैं पौधे कितने फल फूल रहे हैं और ये बहुत कम पानी के साथ हुआ है पॉसिबल। उसके बाद आपने बिजली की क्या व्यवस्था रही है? हमने बिजली कनेक्शन यहाँ पे लिया है, तो 24 घंटे बिजली हमारे यहाँ पे रहती है। हम जब चाहें तब टैंक बनाए हमने पानी स्टोरेज के लिए, तो उससे हम जब चाहें तब पानी लेके इरिगेशन कर सकते हैं। वो एक हमारा प्लस पॉइंट है कि हमें 6 घंटे की बिजली का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि हमें यहाँ सुबह बिजली आई तभी हम पानी डालें। हमें जब पौधों को ज़रूरत है तब हम पानी सप्लाई कर सकते हैं। मतलब वैसे 6-7 घंटे बिजली आती है, लेकिन आप स्टोर कर लेते हैं वाटर को, हाँ, और फिर जब ज़रूरत होती है तो ड्रिप इरिगेशन से आप वाटर सप्लाई कर देते हैं। अच्छा, आपने कुछ गाय भी बांध रखी हैं खाद के लिए, हाँ ये कितनी है और उनका क्या प्रयोग है? हमने फ़िलहाल 4-5 गायें रख रखी हैं, तो उनका गोबर और गौमूत्र हम इस्तेमाल करते हैं हमारी खाद बनाने के लिए। और हम चाहते हैं कि हम आगे गायें और बढ़ाएं और हमारी क्षमता पे हम 10 से 15 गायें करें और उनका दूध का भी हम इस्तेमाल करें और हमारे कस्टमर तक पहुंचाएं। तो गाय भी आपकी यहाँ पर हैं और आपने पानी है और ज़मीन में नेचुरल चीज़ें डाल रहे हैं और पैदावार भी अच्छी आ रही है, तो अभी आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इसमें बेहतर करियर की संभावनाएं बन रही हैं? क्या लग रहा है अभी आपको यहाँ पर इस स्टेज पर आकर के अपॉर्चुनिटी एज ए करियर ऑप्शन? आज कोविड के बाद हर इंसान चाहता है कि शुद्ध खाए, और हमने हमारे कस्टमर्स को जो फ्री सैम्पलिंग करी है उनसे फीडबैक मिला है कि आप बिल्कुल शुरू करें और हम आपसे ही सब्ज़ी लेंगे क्योंकि आप शुद्ध सब्ज़ी दे रहे हैं। हम अपने कस्टमर्स को ऑफ़र करते हैं कि आप आएँ खेत पे, खुद देखें हम यहाँ पे कैसे फार्मिंग कर रहे हैं, किस तरह से बिना केमिकल के और देसी खाद से हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनका और एक विश्वास हम गेन करते हैं। और जैसे जैसे हम विश्वास लेते रहते हैं वैसे वैसे हमारे कस्टमर बढ़ते जाते हैं। ये एक वर्ड ऑफ माउथ होता है। हमारी मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं उस पर भी हम निर्धारित हैं कि हमारे कस्टमर बेस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और आज सबको अच्छा खाना खाना है, तो ऑर्गेनिक के पीछे हर इंसान एजुकेटेड है कि हाँ ऑर्गेनिक क्या होता है, और उन्हें चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं से ऑर्गेनिक मिल जाए। आज उन्हें ऑर्गेनिक का प्लेटफॉर्म मार्केट में मिलता नहीं है, तो वो मार्केट हम उनको प्रोवाइड करेंगे, तो वो कस्टमर्स हमारे तक जुड़ेंगे। तो हम ये बताना चाहेंगे कि हमने साखी ऑर्गेनिक के नाम से ब्रांड शुरू किया है, जिससे हम अपना जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करेंगे। और हम चाहते हैं कि जितने किसान हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं और कर रहे हैं, वो हमसे जुड़ें और हम उनका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाएं। तो ये हम जो अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग का इसको बढ़ावा भी देना चाहते हैं और बाकी किसानों की मदद भी करना चाहते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें या आप कर रहे हैं और हम उस प्रोडक्ट को आगे तक पहुंचाएं, अगर आपको बेचने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे जुड़ें, साखी ऑर्गेनिक से जुड़ें, और साखी ऑर्गेनिक आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाएगा, मार्केट तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, जैसा पूर्वा ने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का भविष्य उज्जवल है, बस शर्त यह है कि उसमें सही मैनेजमेंट के साथ काम करना होगा। 2 चीज़ें निकल कर आती हैं,
किसानों के जो बच्चे जिनके पास जमीन ठीक ठाक है, जिनके माता पिता के पास, वो पढ़ाई करने के बाद अच्छी मैनेजमेंट के साथ खेती को मॉडर्नाइज तरीके से, केमिकल फ्री खेती को बढ़ावा देकर मार्केट ढूंढ करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सेटअप है। बस उन्हें जरूरत है उसको रीमॉडिफाई करने की, ऑर्गेनाइज करने की, मैनेज करने की। और जो बच्चे जिनके पास जमीन नहीं है या शुरुआत करना चाहते हैं, वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जहां जमीन है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है, क्योंकि जहां जीरो से शुरुआत होती है वहां इन्वेस्टमेंट काफी होती है। आपको बता दें, शुरुआत में 2-3 साल तक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इस खेत में भी 10 एकड़ के खेत में काफी सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फेंसिंग हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, ड्रिप इरिगेशन हो गई, मिट्टी है, नई शेड बनाना है, गाय रखने के लिए बनाना है, श्रमिक रखने पड़ते हैं क्योंकि खुद मैनेज नहीं हो पाता, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीनें हैं, पैसा है, पर करने वाले नहीं। तो ऐसे में अगर बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करें, जो MBA किया हुआ है, वो भी इसे एक करियर ऑप्शन के तौर पर देख सकते हैं। थोड़ा सा ज्ञान लेकर के अच्छी मैनेजमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। पूर्वा ऐसे लोगों के लिए एक उदाहरण है जो पढ़ाई को सिर्फ नौकरी के लिए मानते हैं, दूसरे ऑप्शन ट्राई नहीं करते हैं। इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को चुना, पढ़ाई करने के बाद नया करियर तलाशा है। हमें उम्मीद है आपको इससे जानकारी मिली होगी, और अधिक जानकारी के लिए आप हमने नंबर दिया उस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आगे भी हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहेंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।